Assalamu alaikum everyone. This is me, Medico Sana Noman, pursuing MBBS from JLMCH Bhagatpur, Bihar. So this video is basically for NEET 2025 aspirant, and there is only 7.5 months left for the NEET 2025 exam. And in this video, I'm going to talk about biology particularly because biology holds 50% of the weightage of the NEET exam. Out of 720 marks, biology holds 360 marks. So you have to score so good, so well in biology, at least 345, 355, 360. You have to score at least this much marks out of 360. So in this video, I'm gonna tell you about how to approach biology, what steps you have to do for biology, how to revise, and all the parents who are preparing for NEET 2025, either they are in 12th or they are dropper. And this video is gonna be very beneficial to you all. And I have already made video on physics as well as chemistry. So if you have any problem regarding that, I have cleared all the doubts regarding NEET 2025 paper, about preparation. So I have cleared all your doubts there, so you can check the video there. And in this video I'm gonna talk about biology mainly. So let's start the video. For freshers, सबसे पहले मैं बता दूं कि नीट के एग्जाम में पैटर्न किस तरह का होता है, स्पेशली बायोलॉजी के लिए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वही बताती हूँ कि नीट में बायोलॉजी के पेपर किस तरह से आते हैं। तो सबसे पहले या तो आपका मैच द कॉलम होता है जिसमें आप लोगों को मैच करना होता है, और फिर उसके बाद फर्दर उसके ऑप्शंस दिए होते हैं, लाइक 1 का A, 2 का B, फिर उसको आपको फर्दर मैच करके अपना ऑप्शन बबल करना होता है। फिर इसमें सिली मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि बहुत बार बच्चे मैच तो सही कर लेते हैं बट वो 1 का E है, 2 का C है, इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि 2-3 ऑप्शन अगर सिमिलर है और फिर कहीं पे बीच में कुछ मिस्टेक हो गया तो इसमें सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये एक तरह का क्वेश्चन होता है। दूसरा होता है आपका असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। क्या आपको असर्शन मिल जाएगा, रीजन मिल जाएगा उसका, एंड पूछ देगा कि इफ असर्शन इज ट्रू, इफ रीजन इज ट्रू, इफ असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन का आप लोगों को अप्रोच किस तरह से रखना है, तो इसके लिए तो सबसे पहले जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ो तो एनसीईआरटी पढ़ने टाइम आप खुद से क्वेश्चन फ्रेम क्या करो। देखो मॉड्यूल्स वगैरह में तो आपको क्वेश्चन ऑब्वियसली मिल जाते हैं बट स्टिल ट्राई टू फ्रेम क्वेश्चंस बाय योर ओन। कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ होता है कहीं पे कुछ स्टेटमेंट लिखने के बाद कॉज दे दिया, कहीं पे किसी का इफेक्ट दे दिया, तो जहाँ पे भी इस तरह का रहे ना, बिकॉज ऑफ इस तरह से रहे, तो उससे खुद से असर्शन रीजन टाइप बनाने की कोशिश करो कि इससे ये इसका रीजन होगा, तो इससे इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो तीसरा होता है आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 दे देगा, स्टेटमेंट 2 आ जाएगा, फिर उसमें पूछा जाएगा कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट और बोथ आर करेक्ट। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन का अप्रोच आप किस तरह से करोगे, तो उसके लिए आपको अपनी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है। क्योंकि अगर आपकी रीडिंग की हैबिट रहेगी ना, तो अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो फिर आप वहाँ पे, क्योंकि अभी क्या हो गया है कि एग्जाम में पेपर बायोलॉजी को लेंथी बना दिया जा रहा है, ठीक है, बायो को लेंथी कर देते हैं जिसकी वजह से फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए टाइम कम बचता है। तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी रीडिंग करने की हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको दे देगा बहुत सारा, फिर आपका उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए आपकी ये हैबिट होनी चाहिए। तो मैं क्वेश्चन जिस तरह से आता है फिर उस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है, एनसीईआरटी में किस तरह से पढ़ना है, मैं आपको वो सब कुछ बताती जा रही हूँ साथ साथ कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और उसको किस तरह से अप्रोच करना है। नेक्स्ट फोर्थ आपका जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो उसमें जैसे आपको कुछ भी क्वेश्चन आ गया और फिर उसमें बोल देगा कि इसका आंसर ए होगा या ABC होगा या सिर्फ B और C होगा, इस तरह से आएगा। तो उसमें आपको ऑप्शन एलिमिनेशन अच्छे से वो आना चाहिए। मतलब मान लो किसी का एग्जाम्पल उठा करके दे दिया है या किसी को कुछ फीचर्स दे दिया है, तो वो सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वो सब आप बिल्कुल अच्छे से याद करके रखोगे, तभी आप वहाँ पे वो एलिमिनेट कर पाओगे कि नहीं इसका ये होगा ही नहीं तो मैं A और C ही करूँगा, B तो होगा ही नहीं। इस तरह से आपको ऑप्शन वहाँ पे एलिमिनेट करना होगा अच्छे से। तो ये भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए
नीट के एग्जाम के लिए ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप किसी ऑप्शन को एलिमिनेट करके फिर आप अपने करेक्ट आंसर तक पहुंचते हो। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो नीट में बेसिकली बायोलॉजी के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको सारा बता दिया। अब बात करते हैं कि बायोलॉजी के लिए हमने पढ़ना कहाँ से। अगर आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पे आपको बिल्कुल एनसीईआरटी ही पे ध्यान देना। यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो एनसीईआरटी, जस्ट स्टिक टू द एनसीईआरटी एंड नथिंग एल्स यू हैव टू स्टडी। इसके अलावा क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके मान लो एक दो क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बाहर के भी आ जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो आप एनसीईआरटी पढ़ के कंप्लीट कर लोगे। बाकी जो बचे एक दो क्वेश्चन जो कि बाहर से आते हैं, उसके लिए आपको टीचर जो भी पढ़ाते हैं, आपके मॉड्यूल्स में जो कुछ भी दिया होता है एक्स्ट्रा, वो सब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे तो उसको आपको आइडिया रहेगा बहुत, क्योंकि कोई कोई कहीं कहीं कुछ कुछ बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा दिया होता है, उतना नहीं पूछता है नीट के एग्जाम में। तो आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें कवर कर लोगे, और अगर एक दो क्वेश्चन भी आपका बाहर से आ गया तो आप उसको कर लोगे। सो दिस वॉज अबाउट द रिसोर्सेज फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टडी। सो यू हैव टू स्टिक ऑन द एनसीईआरटी बेसिकली, एंड उसके बाद आपको आपके मॉड्यूल्स करने हैं। आपके मॉड्यूल्स में जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब करने हैं आपको। एक टिप मैं ड्रॉपर्स को देना चाहूँगी, और वो ये है कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप वो टॉपिक देखो जो आपका सबसे वीक है, जिसकी वजह से आपकी पिछले साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका सिलेक्शन रुका। जैसे बहुत सारे बच्चों का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अच्छा नहीं होता है, किसी का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट अच्छा नहीं होता है। तो ये सब जो चैप्टर्स हैं जिसके जो कि बहुत ही वीक होता है बहुत सारे लोगों का, और उसके वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, मार्क्स कम आते हैं। तो जो चैप्टर आपका बहुत वीक है, जिसमें आपको डर लगता है, वैसे वैसे चैप्टर्स को टारगेट करो। सबसे पहले उन्हें कंप्लीट करो, उसके बाद आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो जो भी आपको पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले अपने उन चैप्टर्स को अच्छे से करो जिसमें आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जो वीक है आपके लिए, तो उससे आप पहले कर लो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हम लोग क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो आप जिस भी कोचिंग में एनरोल्ड हो, जहाँ भी पढ़ रहे हो, वहाँ के मॉड्यूल सॉल्व करो। उसके अलावा अगर आप मान लो किसी भी कोचिंग में एनरोल्ड नहीं हो, तो आप एमटीजी की फिंगर टिप्स से क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं आपको नहीं बोलूँगी कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा करके बस कर डालो, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी। मैं आपको यही बोलूँगी कि आप रेलिवेंट क्वेश्चन उठाओ, जो एग्जाम में आते हैं वही क्वेश्चन उठाओ और वही क्वेश्चन करो। आप अपने टीचर के मॉड्यूल्स करो, आप एमटीजी की फिंगर टिप्स करो। एनसीईआरटी से मैं बोल रही हूँ, आप एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते आप खुद से क्वेश्चन फ्रेम करो, एंड वो जो आप फ्रेम करके याद करोगे ना, वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू की एनालिसिस करो कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एंड से क्वेश्चन आ रहा है ना, उसके रिलेटेड सारी टॉपिक्स जो भी है, उसके आगे स्टेटमेंट है, उसके आगे का कंसेप्ट दिया हुआ है, उसके पीछे क्या कंसेप्ट दिया हुआ है, वो सब कुछ करो। क्योंकि मान लो पीवाईक्यू से जो आया है, तो उसके 2 लाइन पहले का क्या पता आ जाए एग्जाम में, उसके 2 लाइन बाद का आ जाए, तो इस तरह से भी होता है। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का आपको हर एक चीज पढ़ना है, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। चाहे वो आपकी समरी हो, समरी पढ़नी है आपको, एक एक डायग्राम देखना है अच्छे से, डायग्राम के नीचे जो भी टेक्स्ट लिखा है वो सब कुछ अच्छे से देखना है। मतलब एनसीईआरटी तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो, एनसीईआरटी आपको करनी ही करनी है। तो ये था आपको कि किस तरह से पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी किस तरह से पढ़नी है, अपनी क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करनी, क्या स्ट्रेटजी लगाना है एग्जाम में, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपको रिवीजन कैसे करना है। तो सबसे पहले तो जो भी बच्चे 12th में है, मैं उनकी पहले बता देती हूँ कि देखो 12th में हो, और बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट यही सोचते हैं और यही करते हैं कि अभी फेब तक, मार्च तक चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, हमारी कोचिंग में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे 11th का रिवीजन करना। तो आप लेकिन क्या ऐसा अलग कर सकते हो जिससे आप उनसे आगे बढ़ सकते हो। तो आप ना चलते फिरते किसी भी टाइम, जब भी आप फ्री हो, बस आप हर दिन हर एक चैप्टर से 30, 32, 40 क्वेश्चन कर लिया करो। बैठे बैठे आप नाश्ता करो, उस टाइम आप उठाओ, कहीं से भी कुछ भी फ्लैश कार्ड टाइप क्वेश्चन उठा लो फोन में अपने, ठीक है, जहां से भी बस क्वेश्चन उठाओ और उसको बस कर डालो। रिवाइज आपको इस तरह से करना है, एंड जहां पे भी आपको लगे कि आप भूल रहे हो, तो आप उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना करके रखो। मैंने अपने बायोलॉजी के मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स का शॉर्ट नोट्स बना के रखा था। बहुत सारे बच्चे शॉर्ट नोट्स ही बनाते हैं, वो बोलते हैं एनसीईआरटी में इतना स्पेस होता है कि मैं एनसीईआरटी में ही साइड में कर लेता हूँ। ठीक है, आप कर लेते हो, लेकिन बहुत सारी चीजें कभी कभी एक्स्ट्रा मिल जाती है, तो बहुत सारे बच्चे वो भी एक्स्ट्रा भी लिखते हैं। तो हर चीज आप नहीं लिख सकते, और एनसीईआरटी को आप हाईलाइट करोगे तो फिर भी आप कितना पढ़ोगे।
मैं बोल रही हूँ कि आप एक ही चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाओ, लेकिन आप बना लो हर चैप्टर का, एक ही चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बना लो। उसको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप बार बार रिवाइज कर रहे हो तो 15 मिनट आधे घंटे में आपका वो चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। सोने से पहले एक बार उठा लो, उठा करके उस चैप्टर को देख लो जिस चैप्टर को आपने दिन में किया है। तो अगर आप हर दिन एक एक चैप्टर करते जाओगे तो एट द एंड फेब मार्च आते आते आपका 70% तो बायोलॉजी वैसे ही कवर हो जाएगा। तो आपका थोड़ा तो टेंशन थोड़ा कम होगा, तो आप और अच्छा कर पाओगे, उन सब बच्चों से काफी आगे निकल जाओगे। तो इस तरह से आपको रिवीजन करना है। नाउ अगर मैं बात करूँ ड्रॉपर्स की, तो आपको भी ड्रॉपर्स को भी सेम स्ट्रैटेजी लेनी है। लाइक आप 11th का पढ़ लो, 12th का पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, मैं बोल रही हूँ शॉर्ट नोट्स बनाओ, सब कुछ बनाओ। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट टाइम रिवीजन के लिए तो होता ही है, आपके अदरवाइज के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। एंड रिवीजन का सबसे सबसे बेहतरीन मेथड है एक्टिव रिकॉलिंग। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड उससे जो आप रिकॉल करोगे ना वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आप कितना कितना टाइम पहले पढ़े हुए होते हो एंड सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको याद आता है कि अच्छा हाँ मैंने ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था। तो इस तरह से आपको याद आता है एंड आप फिर अच्छा करने लगते हो। तो उस तरह से अगर आप रिकॉल करते हो चीज़ों को, तो एग्जाम में भी अगर आपका कोई ऐसा पोर्शन आ गया जो आपने बहुत दिनों से नहीं रिवाइज किया, लेकिन अगर सडनली वो आ गया, तो क्योंकि आपने वो स्ट्रैटेजी अपने अंदर वो डेवलप कर ली है, तो आप एग्जाम में भी यूं कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको रिवीजन करना है, इसी तरह से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। आई होप मैंने आपको बायोलॉजी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। देखो बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में फिर भी थोड़ा बहुत ये हो जाता है, बट बायोलॉजी में आपको मिस्टेक्स करने के का कोई चांस ही नहीं देना है। मतलब आपको इतना अच्छा कर लेना है बायोलॉजी में। एंड कट ऑफ का सबको पता है कि कट ऑफ कितना जा रहा है अभी, तो अच्छा ही करना डेफिनेटली। तो बायोलॉजी को बिल्कुल अपना सबसे फेवरेट रखो, मतलब आपकी टिप्स पर होना चाहिए बायोलॉजी। अगर किसी का भी कोई भी ऐसी रैंडमली आपसे इसका एग्जाम्पल पूछ दे, किसी का भी एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपको वो बिल्कुल याद होना चाहिए। सडनली अगर आपसे किसी ने हेमिकॉर्डेट्स का एग्जाम्पल पूछ दिया तो आपकी टिप्स पर होना चाहिए। अगर आपसे अचानक से किसी ने रिस्पायरेशन के क्वेश्चन पूछ दिया, टाइडल वॉल्यूम का वैल्यू बताओ, तो आपको हर चीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए। एंड इस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। एंड आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होगे, और नीट 2025 में जिसके लिए सिर्फ अभी 7.5 मंथ बचे हैं, आप सब बिल्कुल बहुत अच्छा करने वाले हो उसके लिए। आई एम होपिंग दिस। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।